आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं मध्य और मदात्य। ये जो टॉपिक है आपका दो जगह काम आने वाला है आपको। एक तो जो अभी आप सब्जेक्ट पढ़ ही रहे हो इसमें भी काम आएगा। दूसरा आप चरक के अंदर जब पढ़ोगे, चरक चिकित्सा स्थान में भी आचार्य ने मदात्य का वर्णन किया है, वहाँ भी आपको सेम यही काम आने वाला है। तो और इससे क्वेश्चन भी आता है एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि बहुत अल्कोहल पॉइजनिंग बहुत कॉमन है, इसलिए इसका क्वेश्चन आता है। तो आप लोग इसको, हम आयुर्वेद और इसका जो मॉडर्न है दोनों सेपरेट पढ़ेंगे। पहले हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, ठीक है। मध्य और मदात्य परिभाषा, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि मध्य या मदात्य होता क्या है, या फिर मदात्य डेवलप कैसे होता है। तो अगर आपको ये कोटेशन याद हो जाए तो कोशिश कीजिएगा कि क्या है, बुद्धि लुम्पति यद द्रव्यम मदकारी तद उच्यते। यानी कि मदकारी किसको कहते हैं? मदकारी यानी कि जो मदात्य उत्पन्न करे, यानी कि मद उत्पन्न करने वाले पदार्थ क्या बोलेंगे हम? मदकारी। तो मदकारी होते क्या हैं? जो द्रव्य बुद्धि का लोप करे। यानी कि अगर किसी ने अल्कोहल लिया, ठीक है, बहुत कॉमन है, सभी को पता है। अगर किसी ने अल्कोहल लिया तो अल्कोहल लेने के, अगर उसने लिमिट में लिया है तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा ले लिया तो पर्सन क्या है, हाँ, चीज़ें उसकी ओवरलैप होने लग जाती है। कहने का मतलब है या तो बहुत ज़्यादा बोलने लग जाएगा, या तो बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाएगा, या बहुत ज़्यादा रोने लग जाएगा। तो वो तो डिपेंड करता है कि वो किस फेज़ में है। तो कहने का मतलब है कि इसमें क्या होगा, उसकी बुद्धि का लोप हो जाएगा। यानी कि उसकी वो जो बुद्धि है, या उसका आयुर्वेद में बुद्धि हृदय सब मन सब एक ही हैं, तो वहाँ पर क्या है, वो अपना कार्य है वो ढंग से नहीं करेंगे। तो वहाँ उसकी क्या हो जाएगी, एब्सेंस हो जाएगी। तथा तमोगुण प्रधान द्रव्यों को क्या कहते हैं? हम मदकारी कहते हैं। तो पहले तो ये मदकारी द्रव्य की डेफिनेशन है, या मद्य की परिभाषा भी आप इसको कह सकते हो। मद्य की ही डेफिनेशन है ये। तमोगुण प्रधानम यथा मद्य सुर आदिकम। यानी कि इन्हीं को मद्य या सुरा कहते हैं। मदकारी द्रव्य कौन से होते हैं? मद्य हो या सुरा हो, उनको हम क्या कहते हैं? मदकारी द्रव्य कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? तमोगुण प्रधान होते हैं। यानी कि क्या करेंगे? सत्व की कमी कर देंगे। जो अपना मानसिक गुण है उस सत्व को कम कर देंगे, तमो गुण बढ़ा देंगे। और निद्रा के लिए कौन सा गुण बढ़ा होना चाहिए? तम गुण ही बढ़ा होना चाहिए। इसलिए मद्यपान के बाद व्यक्ति को नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो वो यहाँ से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। मद्य के गुण, ये पॉइंट मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। मद्य के गुण विष के समान ही होते हैं, पढ़ा था हमने। इनके 10-10 गुण थे, मद्य के भी 10 गुण थे, विष के भी 10 गुण थे। बस एक ही में चेंज आ रहा था, विष के अंदर अनिर्देश्य रस था, तो उसकी जगह मद्य के अंदर कौन सा रस था? अम्ल रस था। बाकी के 9 गुण एज इट इज होते हैं। लघु, रुक्ष, उष्ण, तीक्ष्ण, व्यवायी, विकाशी, ये गुण सारे के सारे इनमें समान होते हैं। अब जब ये मध्य और विष दोनों सेम गुण वाले हैं, तो किसके विपरीत होंगे? ये ओज के विपरीत होंगे। अब ओज के विपरीत होंगे तो ये बुद्धि का लोप हो क्यों रहा है? क्योंकि हमारे हृदय के अंदर पर ओज का स्थान है, और अपर ओज जो है वो पूरे बॉडी में स्थित होता है। 2 तरीके के ओज होते हैं अपने अंदर, एक पर ओज और एक अपर ओज। तो हृदय के अंदर जो ओज स्थित है उसको ये नाश कर देंगे, और उसका नाश कर देने के कारण क्या हो जाता है? बुद्धि का लोप हो जाता है। लेकिन अंतर इतना रहता है कि मद्य के, मैंने ये पॉइंट आपको शायद पहले भी बताया है, कि मद्य के गुण विष के गुण से कम प्रभावी होते हैं। इसलिए पर्सन की जो है वो डेथ नहीं होती है। जैसे कि औरों की पॉइजनिंग होती है, वहाँ इतनी इसकी सीवियर इतनी पॉइजनिंग नहीं होती है, अगर उसका डोज ठीक रखा गया है तो। क्योंकि ये जो है ओज को उतनी तीव्रता से नष्ट नहीं करता है जितनी तीव्रता से विष कर सकता है। केवल इसमें इतना ही अंतर है, वरना होना ये चाहिए था कि दोनों के गुण सेम होते हैं तो दोनों का टाइम ऑफ इफेक्ट भी सेम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो इसी वजह से कि विष के गुण जो होते हैं वो ज़्यादा प्रभावी होंगे और मद्य के उतने प्रभावी नहीं होते हैं। मद्य से जो उत्पन्न होता है, जैसे मद्य तो क्या हो गया? मद्य तो अल्कोहल हो गया। मद्य का पान किया, मद्यपान के बाद व्यक्ति को मद उत्पन्न होता है। मद, तो हम मद रोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, मद या मदात्य पढ़ रहे हैं हम। ये तो हमने मद्य के बारे में पढ़ लिया कि उसके ये गुण होते हैं, वो इस तरीके से काम करेगा। अब मद्यपान के बाद उसको मद की अवस्था आएगी, तो मद
मद की 3 अवस्था होती हैं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। यानी कि एक तो उसको बहुत कम उसका या मैं आपको एकदम लोकल लैंग्वेज में बोलूँ, एक तो उसको बहुत कम चढ़ी है, एक बहुत ज़्यादा चढ़ गई। तो उस तरीके से हम स्टेज बाई स्टेज उसकी बात करेंगे। तो प्रथम अवस्था में क्या होगा, यानी कि जैसे ही उसने इनटेक किया, धीरे धीरे होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इमीडिएट काम शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा तो डाइजेशन में भी उसका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में भी टाइम लगेगा। तो प्रथम अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में मध्य ओज पर प्रभाव नहीं डालता, यानी कि किसी ने बहुत कम डोज लिया है, बहुत कम डोज लिया है, इतना डोज लिया है कि वो ओज को इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। तो इस अवस्था में क्या होगा, अगर किसी को प्रथम अवस्था का ही मदात्य हुआ है केवल, तो इसमें क्या होगा, मध्य जो है वो ओज पर प्रभाव नहीं डालेगा। अब ओज पर मध्य ने प्रभाव नहीं किया है तो हृदय क्या रहेगा, जागरूक स्थिति में रहेगा। जागरूक स्थिति का कहने का मतलब है कि अभी पर्सन बेहोश नहीं होगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रथम अवस्था, मध्य की प्रथम अवस्था में व्यक्ति जो है बेहोश नहीं होता है, अपने होश आवास नहीं खोता है, मतलब पूरे होश में रहेगा। आप उससे जो भी बात करोगे वो सुनेगा, आपको रिप्लाई भी देगा, सारे काम करेगा, क्योंकि उसका ओज इफेक्ट नहीं हुआ है। तो हृदय जागरूक स्थिति में रहकर अपने कार्य को करता है। गाना और क्या करेगा पर्सन, गाना गाने लग जाएगा, बजाने लग जाएगा, हो सकता है नाचने भी लग जाए। तो ये सारे काम, ये तो वो है कि बस शुरुआत ही हुई है, ठीक है। तो गाना गाना बजाना ये सारे काम करेगा। और क्या है, अब हम यहाँ पहले ही देख चुके हैं कि ओज का प्रभाव नहीं हुआ है, तो वहाँ पर क्या होगा, बुद्धि स्मृति का व्यक्ति को लोप नहीं होता है, यानी कि भूलता नहीं है कुछ, सामने जो है जिससे जो काम कर रहा है अपना करता रहेगा। ऐसा नहीं है कि फिर वो अपना बैलेंस भी ना कर पाए, चल भी ना पाए, ऐसा नहीं होगा। सब कुछ कर सकता है, आप सब कुछ करवा लीजिए उससे, कोई काम भी करा, अपना ऑफिस का काम कर सकता है, या पढ़ रहा होगा तो पढ़ भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, यानी कि पूरे होश में होगा प्रथम अवस्था में। फिर हम बात करते हैं द्वितीय अवस्था में। द्वितीय अवस्था में क्या होगा, यानी कि अब यहाँ से आगे धीरे धीरे बढ़ रही है, धीरे धीरे वो ओज पर प्रभाव अपना मध्य कर रही है। तो मध्य ओज पर प्रभाव करने लगता है, द्वितीय अवस्था में ओज पर मध्य का प्रभाव होगा। अब ओज पर प्रभाव होगा तो क्या होगा, स्मृति कभी ठीक और कभी नाश, यानी कि हो सकता है उस पर्सन को अभी वो थोड़ी देर पहले ही क्या कर रहा था, हो सकता है अब ऐसे परमानेंट नहीं भूलता है कि एपिलेप्सी की कंडीशन हो, ऐसा नहीं होता है। स्मृति नाश का मतलब है कि शॉर्ट टर्म जो मेमोरी है उसकी, उसका नाश हो जाता है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म की तो सारी बातें याद रहेंगी उसको, हो सकता है हंसते हंसते या रोते रोते आपको अपने सारे भेद बताते, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म की बातें हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म की वो सारी बातें भूल सकता है। तो स्मृति कभी ठीक कभी नाश होना, वो डिपेंड करता है कि ओज कितना विकृत हुआ है, ठीक है। और क्या होगा, बार बार बोलना, देखे ही होंगे आपने जनरली ऐसे लोग, बार बार बोलना, बहुत ज़्यादा बोलते हैं और बोलते बोलते आवाज़ रुक जाएगी, क्योंकि अब इम्बेलेंस होना शुरू हो गया। तो वोकल कॉर्ड पे भी क्या है, बैलेंस नहीं रहेगा, इम्बेलेंस होगा उसका, क्योंकि सारे जो है वो नर्व हैं उन पे भी इफ़ेक्ट करेगा, वो हम मॉडर्न के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो क्या है, बोलेगा, बोलते बोलते इसकी आवाज़ जो है वो अटकेगी, यानी कि अगर एक वर्ड में बोलूँ मैं, तो क्या होगा, ये पर्सन लड़खड़ा के बोलेगा, क्लियरली नहीं बोल पाएगा, एक सेंटेंस को बोलने में बहुत टाइम लगा देगा। और क्या होगा, अब उसको चढ़ना शुरू हो गई तो क्या होगा, सिर घूमेगा, चक्कर आएंगे। और ये सबसे अच्छी और इंटरेस्टिंग बात है, अपनी सारे राज खोल देगा, सारी गुप्त बात है। कोई भी सामने उसके बैठा है तो इस जो द्वितीय अवस्था में वो पहुंच गया है, तो कोई भी जो उसका फ्रेंड है या रिलेटिव है, कोई भी है, वो उससे उसकी सारी बातें निकलवा सकता है। भाई तेरे पास कितने पैसे हैं, तेरा पैसा कहाँ रखा है, वो सारी बातें अगर कोई चाहे तो निकलवा सकता है। तो क्या होगा, गुप्त बातें भी अपनी बता देगा। तीसरी अवस्था में पहुंचने पर, अब यहाँ तक उसको ठीक है, यहाँ तक पहली अवस्था तो बहुत ही ठीक है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं हुई बेचारे को। दूसरी अवस्था तक भी ठीक है, यहाँ पे थोड़ी देर चढ़ेगी, जैसे ही कुछ उसको ट्रीटमेंट देंगे उतर जाएगी, ठीक हो जाएगा। तीसरी अवस्था घातक अवस्था हो सकती है। कैसे, इसके अंदर जो है ओज पूर्णतः नष्ट हो जाता है। तीसरी अवस्था में पहुंचेंगे, पूर्णतः ओज नष्ट हो जाएगा। और तीसरी अवस्था में यहाँ भी देखना, देखो पहली अवस्था में तो कुछ भी नहीं हुआ, दूसरी अवस्था में व्यक्ति बेहोश नहीं हुआ है, ध्यान से आप देख लीजिएगा, बेहोश नहीं हुआ है। तीसरी अवस्था में पहुँचते ही वो पर्सन क्या है, बेहोश हो जाएगा।
तो टूटी हुई व्यक्ति जो है टूटी हुई लकड़ी के समान तथा मरे हुए के समान भूमि पर गिर जाता है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप रोज़मर्रा में देखते हो तो जो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो कोई नाली में गिरा पड़ा है, कोई रोड पे पी के पड़ा है, तो वो वाले लोग हैं, वो तीसरी अवस्था वाले लोग होते हैं जो जनरली आपको रोड साइड देखने को मिल जाते हैं। तो तीसरी अवस्था वाले लोग हैं वो कौन से होते हैं कि इतनी ज़्यादा पी ली, पीने के बाद ये होश नहीं है कि खुद कहाँ पड़े हैं, चाहे कचरे में पड़े हैं, नाली में पड़े हैं, बहुत लोग होते हैं ऐसे। तो व्यक्ति जो है वो टूटी हुई लकड़ी के समान या मरे हुए के समान भूमि पर गिर जाता है, यानी कि अल्टीमेटली क्या है, बेहोश हो गया। अब ऐसा बेहोश हुआ है कि बेचारे को होश लंबे टाइम बाद आएगा, गिरा पड़ा है। और क्या है, अपने मित्रों को नहीं पहचान पाता, क्योंकि क्या हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाती हैं, सारे जो उसके फंक्शन है सब इम्पेयर्ड हो जाते हैं। तो किसी को पहचान नहीं पाएगा, जब तक चढ़ी रहेगी तब तक तो एटलीस्ट नहीं ही पहचानेगा। और क्या होगा, सुख दुख हित अहित का ज्ञान नहीं होता है, यानी कि उसको अपना अच्छा, जैसे यहाँ पे अपनी बातें बता रहा था, यहाँ पे बोल रहा था, है ना, यहाँ पे क्या है, गाना बजाना ये सब कर रहा था। तीसरी अवस्था में बेचारे को कोई होश नहीं है, वहाँ तो वो बेहोश ही पड़ा है। तो सुख दुख का हित अहित का उसको ज्ञान नहीं रहता, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, यानी कि यहाँ पे ना तो वो खुश होगा ना वो रोएगा, चुपचाप पड़ा रहेगा। तो ये तीन अवस्था हैं, मद की तीन अवस्था का आयुर्वेद में वर्णन है। प्रथम अवस्था में ओज पर कोई प्रभाव नहीं होगा, द्वितीय अवस्था में थोड़ा थोड़ा प्रभाव होगा, तीसरी अवस्था में ओज पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। अगर आपको पहला पॉइंट ओज वाला क्लियर है और आपने ओज पहले बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है पैथोलॉजी में या फिजियोलॉजी में, तो आप इन पॉइंट को बिना याद किए भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर हम इसके भेद देखते हैं। मदात्य के आचार्य चरक ने कितने भेद बताए हैं। तो मदात्य जो है ये काम आएगा आपका चरक चिकित्सा के अंदर, सुन लीजिएगा। मदात्य के 4 भेद आचार्य ने बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज मदात्य। वातज मदात्य के क्या लक्षण हैं। वातज मदात्य अगर हुआ है तो उस पर्सन को नींद नहीं आएगी, क्योंकि वायु प्रकोपित रहेगी, वायु प्रकोपित रहने के कारण पर्सन सो नहीं पाएगा, तो नींद नहीं आएगी। और क्या होगा, श्वास और हिक्का हो सकता है, और ये इम्पोर्टेंट बात है, अनाप शनाप बातें करने लगता है। अगर आपने वातज प्रकृति के लोग कभी देखे हों, आप आसपास कोई ना कोई तो फ्रेंड होता ही है, एक फ्रेंड तो वातज प्रकृति का होता ही है सभी का। तो वातज प्रकृति वाले लोग क्या होते हैं, इतनी स्पीड में बोलते हैं, बोलते जाते हैं, सांस बिना सांस लिए बोलते रहते हैं नॉर्मली भी। अगर उसको वातज मदात्य हुआ है और यहाँ पे उसको चढ़ रखी है, यानी कि मद्यपान कर रखा है उसने, तो वो नॉन स्टॉप आलतू फालतू बातें करते जाएगा, अनाप शनाप बातें करता रहेगा, नॉन स्टॉप बोलेगा, सुनने वाला भी परेशान होके उसे छोड़ के चला जाएगा। पित्तज मदात्य में क्या होगा, रोगी का शरीर हरे वर्ण का हो जाएगा। यहाँ पे आपको जनरल सिम्टम ही लिखने हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वातज मदात्य में आपको यही बातें लिखनी, कुछ भी लिख सकते हो आप। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, देखो कि उसका शारीरिक वर्ण अरुण हो जाएगा, उसकी जो त्वचा है वो रुक्ष हो जाएगी, परुष हो जाएगी, कठिन हो जाएगी, कुछ भी लिख सकते हो आप। जो भी वात पित्त कफ के जनरल जो सिम्टम होते हैं वो आप लिख सकते हो। पित्तज में वही जनरल सिम्टम, तृष्णा, दाह और मूर्छा। कफज वाले में क्या होगा, रोगी को वमन होगा, बढ़े हुए कफ के कारण वमन तो होता ही है मध्य में, वैसे भी रोगी को वमन होगा, अरुचि होगी, गुरुता और तंद्रा। सन्निपातज वाले में हमें सभी के सभी लक्षण दिखाई देने को मिलेंगे, यानी कि वात वाले, पित्त वाले और कफ वाले भी। फिर है उसके बाद ये देखिएगा, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं आपके, ध्वंसक और विक्षय, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो मद्यपी व्यक्ति मद्य त्याग करने के पश्चात, यानी कि कोई रेगुलर क्या है, एल्कोहल इंटेक करता है, ठीक है, किसी ने उसको बेचारे को मोटिवेट कर दिया, वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में चला गया, उसने मोटिवेट होके कि आज के बाद मैं कभी नहीं पीऊँगा, मद्य उसने छोड़ दी, ठीक है। फिर अचानक से उसका एक दिन मन करा कि कोई बात नहीं, आज एक दिन तो ले ही सकते हैं, ऐसे ही बोलते हैं लोग, एक दिन तो ले ही सकते हैं। तो अचानक से उसने क्या किया, पुनः सहसा अति मद्यपान करने लगता है, यानी कि कंडीशन देखिए, पहले बहुत ज़्यादा पीता था, फिर उसके बाद उसने छोड़ दी, फिर एक दिन अचानक से उसका मन किया और अचानक से उसने फिर से वही जो अपने पहले वाले शौक थे वो करना शुरू कर दिए। तो उसको जो रोग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विक्षय और ध्वंसक। टर्म याद रखिएगा, विक्षय और ध्वंसक।
ये दो रोग हो जाते हैं इस कंडीशन में। पीने के छोड़ने के बाद वापस अगर कोई पीना शुरू कर देता है तो विक्षय और ध्वंसक रोग उसको होते हैं। तो ध्वंसक रोग के अंदर क्या होगा, अब देखो एक डिफरेंस बता देती हूँ मैं आप लोगों को। ध्वंसक के अंदर तो आपको सिम्टम दिखेंगे, सिम्टम के नाम आएंगे इसके अंदर, और विक्षय के अंदर रोग का नाम आएगा। कैसे, अभी आपको पढ़ते ही क्लियर हो जाएगा। ध्वंसक में क्या होगा, मुख से श्लेष्मा का निरंतर स्राव, यानी अचानक से पीना शुरू कर दिया तो मुंह से क्या होगा, सलाइवेशन बहुत ज़्यादा आएगा, सलाइवेशन ज़्यादा हो सकता है, कफ बहुत ज़्यादा आएगा, और क्या आएगा, मुंह उसका बार बार सूखेगा, और क्या होगा, आसपास में कहीं गाने चल रहे हैं या कोई बहुत तेज़ आवाज़ में बोल रहा है तो वो पर्सन उसको सहन नहीं कर पाएगा और तंद्रा और निद्रा की कंडीशन में रहेगा। तो ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये डिजीज़ के सिम्टम है, ठीक है। लेकिन विक्षय में क्या होगा, उसको हार्ट डिजीज़ हो सकती है, फीवर हो सकता है, उसको गले की कोई डिजीज़ हो सकती है, कास हो सकती है, कफ हो सकती है, कफ अपने आप में एक डिजीज़ है, सिराशूल हो सकती है, सिराशूल उसको हो सकता है। तो विक्षय में और ध्वंसक में आप डिफरेंट एग्ज़ाम में भूलो ना, इसके लिए आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ध्वंसक में सिम्टम नज़र आते हैं और विक्षय में डिजीज़ का नाम आएगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं चिकित्सा। अगर यहाँ से बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो ध्वंसक और विक्षय 2 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं। फिर देखते हैं हम चिकित्सा। चिकित्सा क्या करेंगे, सभी प्रकार के मदात्य जो होते हैं वो त्रिदोष जनित होते हैं, यानी कि मद्यपान करने के बाद सभी व्यक्तियों के अंदर क्या होगा, त्रिदोष का प्रकोप होता है। वो तो उसकी डोमिनेंसी के आधार पर हम उसको वातज मदात्य पित्तज मदात्य बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम एक ही बोलें तो सभी मदात्य कैसे होते हैं, त्रिदोषज होते हैं। परंतु देखो अगली बात वही लिखी है, परंतु दोषों में तरतम भाव देखा जाता है। तरतम भाव का मतलब है कि वात ज़्यादा बढ़ी हुई है या पित्त ज़्यादा बढ़ा है या कफ ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो जो दोष ज़्यादा बढ़ा हुआ है सबसे पहले हम उसकी चिकित्सा करेंगे। अगर किसी के अंदर वात बढ़ी हुई है, मदात्तीय व्यक्ति के अंदर अगर वायु बढ़ी हुई है तो हम पहले वायु की चिकित्सा करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी चिकित्सा करते हैं। फिर है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीजी के अंदर भी आपको एआईपीजीटी के एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। मदात्य की चिकित्सा आचार्य चरक ने कैसे बताई है, तो कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा करनी है। कहने का मतलब है जैसे हम कफ स्थान की चिकित्सा करते हैं, यानी कि आमाशय की चिकित्सा जैसे करते हैं, उस तरीके से हमें मदात्य की चिकित्सा करनी है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, कफ स्थानानुपूर्वीय चिकित्सा मदात्य की बताइए आचार्य चरक ने, चरक चिकित्सा 23 मदात्य के अंदर। फिर देखते हैं अगला जो चिकित्सा, अब इसकी चिकित्सा करने के लिए हम क्या देंगे पता है इस व्यक्ति को, हम मद्यपान में मदात्य में हम मद्य का ही प्रयोग कराते हैं। अगर किसी व्यक्ति को मदात्य हुआ है तो हम उसको और मद्य पीने के लिए देंगे, लेकिन बस उसको देने का तरीका हमारा अलग होगा, क्योंकि उसको जो है सिम्टम आने लग जाते हैं तो पहले हमें उन सिम्टम को सबसाइड करना होता है मद्य दे करके, ठीक है। तो अगर किसी ने अधिक मद्यपान किया है, अधिक मद्यपान से क्या होगा, उभड़े हुए दोषों से स्रोतों में रुकी हुई वायु सिर अस्थि संधि में क्या करती है, पीड़ा करती है, ठीक है। मद्यपान से क्या होगा, वायु कुपित हुई, वायु कुपित होकर के अस्थि संधियों में पीड़ा करेगी। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, वापस से उसको मद्य देनी है, उसको वापस से हम क्या देंगे, मद्य का ही इंटेक करवाएंगे। तो मद्य का इंटेक क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि मद्य के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया है विष के समान गुण होते हैं। कौन कौन से, व्यवाई, व्यवाई का मतलब है कि बिना पचे ही बॉडी के अंदर फैल जाएगी, उष्ण तीक्ष्ण और अम्ल गुण के कारण। और यही गुण हम क्या है जनरली चिकित्सा में या किसी भी औषध के लिए यूज करते हैं कि औषध ऐसी ही होनी चाहिए, व्यवाई होनी चाहिए जो जल्दी से जल्दी फैल जाए और सिम्टम को कम कर दे। तो इस कारण हम मदात्य में जो है मद्य का ही यूज करते हैं, क्योंकि इन गुण के कारण ये जो गुण होते हैं वो वायु के विपरीत हैं। आप देखिए उष्ण जो है वायु के शीत गुण को कम करेगा, इसी तरीके से बाकी के गुण भी वायु को सबसाइड करेंगे। तो हम इसके अंदर वायु को कम करने के लिए मद्य का यूज़ कर रहे हैं और मद्य के गुणों के कारण हम मद्य का यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर योग भी बताया है आचार्यों ने, आचार्य चरक ने, वातज मदात्य में मद्य के अंदर काला नमक और त्रिकटु मिला के पिलाना है, खाली नहीं देनी है जिससे वो एंजॉय करे, नहीं, उसके अंदर नमक मिला के और त्रिकटु मिला के आपको पान करवाना है वातज मदात्य में। पित्तज मदात्य में क्या करना है, मद्य के अंदर मांसरस, मिश्री, मूंग का यूज
मिला के पान करवाना है। और क्या करना है, अब यहाँ पे मध्य देखो उष्ण होती है, पित्तज मदात्य हुआ है तो उष्णता बढ़ेगी शरीर में, तो उसको क्या करना है, चंदन का लेप करवाना है या शीतल परिषेक उसको उस व्यक्ति का करवाना है। कफज मदात्य में क्या करेंगे, हम लंघन करवाएंगे, त्रिकटु पंचकोल चूर्ण को मध्य के अंदर मिला के देंगे। तो आपको इसमें याद रखना है कि मध्य के अंदर हम वातज मदात्य में त्रिकटु और काला नमक दे रहे हैं, कफज और आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस मैम। ओके। कफज मदात्य में क्या देना है, त्रिकटु के अंदर पंचकोल चूर्ण और मध्य के अंदर त्रिकटु और पंचकोल चूर्ण मिला के हमें देने हैं। तो इस तरीके से मदात्य में उसकी चिकित्सा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर ध्वंसक विक्षय ये, और कफ स्थानानुपूर्वी चिकित्सा, ये कुछ पॉइंट आपको स्पेशली याद रखने हैं इसके अंदर, ठीक है।